नमस्कार, कृषि हेल्पलाइन चैनल में किसान भाई बहनों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्दियों में भैंसों की देखरेख कैसे करनी है। इसके बारे में हम जानते हैं मलकीत सिंह जी से, जो डेयरी फार्मर हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ब्रीडिंग में भैंसों में क्या ध्यान रखने की ज़रूरत होती है सर्दियों में। एक्चुअली क्या है कि कोई भी पशु है वो सर्दियों में ज़्यादा वो हीट में आते हैं, गर्मी में वो ज़्यादा हीट में नहीं आते। तो अगर देखें भैंसें जो हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा सर्दियों में ही भी आती हैं। अगर हम वेदर का पूरा ध्यान रखें, फोगर या तालाब में पशु जाते हैं तो ये 12 महीने ही ये हीट में आते रहते हैं, लेकिन फिर भी गर्मियों में इनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो सर्दियों में जो ये अक्टूबर से लेकर मई तक का जो समय रहता है ये सबसे बढ़िया रहता है इनकी ब्रीडिंग करने के लिए। तो इनमें इनको ब्रीडिंग का पूरा, इनकी हीट का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जब इनकी हीट आती है तो हम इनकी एआई करवाएं। हीट के लिए क्या रहता है कि लोगों को ये ज़्यादा रहता है कि ये बोलेंगी। पुराने समय में ज़्यादा पता लगता है जब पशु खुला रहते थे। आजकल पशु बंधे रहने की वजह से ना ये बोलते नहीं हैं और ये तार करते हैं, यानी डिस्चार्ज डालते हैं। जब शाम को पशु बैठे होते हैं तो उनका डिस्चार्ज देखना चाहिए, या सुबह हम देखना चाहिए कि सुबह वो डिस्चार्ज तो नहीं डाल रहे। डिस्चार्ज बिल्कुल इनका ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और 6 इंच के बाद वो टूटने वाला हो, जो डिस्चार्ज बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर ये इस तरह की हम हीट देखते हैं तो उनको जब पहली बार हम देखें तो उनके 8 घंटे के बाद हम उनको एआई करवा दें या बुल से क्रॉस करवा दें। फिर अगर उसके 24 घंटे बाद वो फिर हीट में दिखाई देती है, उसका डिस्चार्ज उसी शेप में आता है, गाढ़ा नहीं होता, तरल रहता है, तो दोबारा एआई करवानी चाहिए उसकी 24 घंटे बाद। ये तो सर हो गया कि स्टार्टिंग में हीट की डिटेक्शन हो गई, तो अभी आप सीमन के बारे में बताइए सर। कि सीमन जो है ये सस्ते सीमन लगवाने चाहिए नए फार्मर को, जब तक वो एक्सपर्ट ना हो जाए। जो नया फार्मर है वो डॉक्टर जो है उससे ही सीमन ले, और वो जो बहुत महंगे सीमन ना ले। जैसे अभी हरियाणा में HLDB के सीमन आते हैं या गढ़वासु के सीमन आते हैं, वो लगवाए तो वो कम कॉस्ट में लग जाएंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। भैंसों की नस्लें कौन कौन सी हैं आपके हिसाब से जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती हैं? अगर उत्तरी भारत में देखें तो मुर्रा अच्छी है, नीली रावी भी अच्छी है, और अभी कुछ लोगों का ये भी रहता है कि वो साउथ की कुछ जैसे जाफराबादी है या कुछ और नस्लें उनके ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हरियाणा में तो मुर्रा अच्छी है और पंजाब में नीली रावी और मुर्रा का ट्रेंड अच्छा है, इसी के ऊपर ही करना चाहिए। कुछ मिक्स ब्रीड भी आती है तो उसमें जब हम एआई करते हैं मुर्रा से या नीली रावी से, जो भी उनको अच्छी चॉइस में हो, तो वो अच्छा रहता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कुछ मुर्रा रख रखी हैं, कुछ नीली रावी रख रखी, उसमें बाद में ब्रीडिंग में बड़ी दिक्कतें रहती हैं। अगर बुल भी रखना हो, 20 पशु के बाद हम बुल भी रख सकते हैं। 20 पशु से पहले हमने एआई करवानी है, तो उसमें यही होना चाहिए कि एक ही नस्ल पाली जाए, नीली रावी या मुर्रा, जो भी उनको अच्छी लगे। मलकीत सिंह जी, हमें थोड़ा काफ केयर में बारे में ज़रूर बताइए। भैंसों में जब अभी सर्दियों का टाइम है तो वो ये बहुत हमारे व्यूअर के लिए ज़रूरी चीज़ है। ये अगर भैंसों में हम देखते हैं तो काफ जो है वो उनको सर्दी बहुत तंग करती है। भैंसों में देखा जाए, भैंसें जो गर्मी है ये 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में भी गायों के मुकाबले में सहनशील होती हैं, लेकिन सर्दी जो है गायों को कम लगती है, HF जो हुई या जर्सी हुई, लेकिन भैंसों को जैसे ही 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर आता है तो ये स्ट्रेस फील करने लग जाती हैं। तो ये अगर शेड में है तो चारों तरफ से उसको कवर कर देना चाहिए। अगर कमरे में तो उसकी जो विंडो वगैरह वो रखनी चाहिए। ऐसे ही बच्चों में है, छोटे बच्चे जो हैं इनके नीचे बिल्कुल सूखी जगह रखनी चाहिए, और चारों तरफ से कोई शीतलहर, जैसे उत्तरी और पश्चिमी हवाएं जो है ये शीतलहर चलती है, वो सीधी इनको ना लगे, और नीचे अगर इनके सूखा रहता है तो बच्चे जो है ये कोल्ड स्ट्रेस से बच सकते हैं। और उनके खान पान का जो है वो बहुत ध्यान रखना चाहिए। छोटे बच्चे जो 3 महीने के छोटे बच्चे हैं वो दूध पर ही रहते हैं, तो उनको प्रॉपर दूध मिलता रहे और वो डायरिया से बचे रहे। छोटे बच्चों को डायरिया जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है, तो डायरिया से भी बचाना है। वो मतलब उनको साफ़ सुथरी मिल्किंग जैसे कि हम करें, और या बोतल से भी पिलाएं, तो बोतल जो है वो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए, निप्पल है वो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो अगर हम जैसे काफ स्टार्टर खिलाते हैं वो भी साफ़ सुथरी जगह में रखना चाहिए और साफ़ सुथरे बर्तनों में उसको खिलाना चाहिए। और मिल्क रिप्लेसमेंट
रिप्लेसर भी आता है, वो हम बोतल से पिलाते हैं। तो मिल्क रिप्लेसर जो है उसकी बोतल और निपल बहुत साफ़ सुथरे वातावरण में रखेंगे और सफाई का ध्यान रखेंगे तो उनको ये डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होती। और डायरिया ही सबसे ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होता है छोटे बच्चों के लिए। तो उनकी ओवर फीडिंग या अंडर फीडिंग दोनों जो रहती हैं उसमें काफ़ी दिक्कतें आ जाती हैं बच्चों को। वो अगर ध्यान रखा जाए तो बच्चे अच्छे सर्वाइव कर जाते हैं, खास के ठंड के दिनों में। न्यूट्रिशन की बात की जाए तो न्यूट्रिशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब काफ बड़े हो जाते हैं? 3 महीने तक तो हम उनको दूध पे रखते हैं या काफ स्टार्टर पे रखते हैं। उसके बाद हम उसको बाकी जो फोडर वगैरह है वो देना शुरू कर देते हैं। तो काफ ग्रोवर भी आता है। वो अगर सब चीज़ें हम समझ लें, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये एक ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मोटी मोटी अगर जानकारी में देखें तो 3 महीने तक उसको काफ स्टार्टर पे रखें और दूध पे रखें या मिल्क रिप्लेसर हम यूज़ करते हैं तो उस पे रखें। उसके बाद उसको जो खुश्क चारे हैं या थोड़े से हरे चारे वो भी हम साथ में दे सकते हैं। फिर काफ ग्रोवर आ जाता है, 9 महीने के बाद हीफर वाली फीड आ जाती है। तो 9 महीने तक बच्चे को जो संभालना है, जब वो हीफर के रूप में आगे चारा फीड होगा तो उसको बहुत दिक्कतें कम हो जाती है। बच्चे की जो साम संभाल है वो 9 महीने तक ज़्यादा रहती है।